Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome back once again, lecture number 11 over the probability. Hope you are able to understand what I will discuss now. तो आज हम जिस टॉपिक्स की बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है. कंपटीशन वगैरह में बिना इसके क्वेश्चंस बनता ही नहीं. अगर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस आता है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है. तो जिसमें से आज हम एक पोर्शन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सवाल भी इस पे बहुत सारे पूछे जाते हैं बोर्ड से लेके आईआईटी जेई तक. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे आ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में किस तरीके से क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करते हैं वो समझने का प्रयास करेंगे. ओके, तो थोड़ा सा लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है. जैसा कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. दो पोर्शन और बचे हुए हैं जिसको हम बोलते हैं बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी. टोटल में जब भी हम बात करेंगे तो जो इसके पिछले लेक्चर्स में हमने बात किया है एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट, बिना उसके नहीं समझा जा सकता है, इसलिए मैंने पिछली क्लास में एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात किया था. तो आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चंस भी इस पर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं. तो थोड़ा सा लिखते हैं तो क्लियरिटी आ जाएगी. ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, the probability of occurrence of any event A, when another event B, when when another event B in relation to A, in relation to A has already occurred, is known as conditional probability, is known as conditional probability. ओके, समझने का प्रयास करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. इसमें हो कुछ ऐसा रहा है कि कोई एक इवेंट बी है जो ऑलरेडी क्या कर रहा है, अकर कर रहा है. उसके अंदर एक ए में रिलेशनशिप बना के मुझे क्या करना है, ए को अकर कराना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. तो थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं तो समझ में आएगा कि जैसे अगर हम एक टोटल सैंपल स्पेस की बात करें, टोटल सैंपल स्पेस अगर मैं ये ले लिया, यस ओके, इसके अंदर एक इवेंट हमने डिक्लेयर कर दिया बी. ओके, एक इवेंट हमने डिक्लेयर कर दिया बी जो कि ऑलरेडी ये हो रहा है, ये अकर कर रहा है. ओके, अकर बी इवेंट जो हमने ये मान लिया ये ऑलरेडी अकर कर रहा है. इस इवेंट के अंदर हमें एक इवेंट ए कराना है, लेकिन इसमें रिलेशनशिप क्या है कि इसमें ऑलरेडी ये बी इवेंट हो रहा है, बी के अंदर मुझे ए इवेंट को क्या कराना है, एक को अकर कराना है अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी. ओके, दिस इज कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें क्या हो रहा है कि बी ए का इवेंट ए का बी के साथ रिलेशंस मुझे निकालना है और बी ऑलरेडी अकर कर रहा है, बी के अंदर मुझे ए को क्या कराना है, अकर कराना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ऑब्टेन करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. ओके, यहाँ पे बी ऑलरेडी अकर कर रहा है तो ये पोर्शन देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, इस पोर्शन को दैट मीन्स कि इसमें ए अकर कर रहा है, बी ऑलरेडी कर ही रहा है, तो बी तो इंटायर अकर कर रहा है, उसके अंदर इतने पोर्शन में मुझे ए को भी अकर कराना है, इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, तो अगर हम यहां पे थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करें, लेट ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स. ओके, दो इवेंट्स हमने मान लिया है ए और बी को, और इस तरीके से बी ऑलरेडी अकर कर रहा है, बी के अंदर इतने पोर्शन में मुझे ए को भी क्या कराना है, अकर कराना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ऑब्टेन करना होता है, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है. ओके, जैसा कि बहुत ही स्पष्ट यहां पे लिखा गया है कि ऑलरेडी अकर कर रहा है बी, उसके अंदर एक रिलेशनशिप मुझे ए के साथ बनाना है, जो कि इतना पोर्शन मुझे दिख रहा है. ओके, दिस इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन ए एंड बी, और ए को बी के अंदर क्या कराना है, अकर कराना है. तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं P ऑफ ए बाई बी. ओके, P ऑफ ए बाई बी, या इसी को ऐसे भी लिखते हैं P ऑफ ए बाई बी. अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, आप जैसे चाहें वैसे समझ सकते हैं. इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
ऑब्लिक बी भी बोलते हैं, या इसको पी ऑफ ए बाई बी भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, अगर मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको समझने का प्रयास करूं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट ई, अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। ओके, समझने का प्रयास करते हैं। पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बी ऑलरेडी अकर कर रहा होता है, बी के अंदर मुझे ए को अकर कराना है, तो उसका नोटेशंस फॉर्मेट में अगर हम लोग देखें तो उसको लिखते हैं पी ऑफ ए ऑब्लिक बी। दैट मीन्स कि बी अकर कर रहा होता है और बी के अंदर मुझे ए को कराना होता है, तो मैथ्स की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी। ओके, दैट मीन्स कि बी यहाँ पे अकर कर रहा है, बी के अंदर मुझे इवेंट ए को अकर कराना है। और करके अगर मैं देखूं तो इसको एक लैंग्वेज और भी दे सकते हैं कि अगर मैं इसको समझने का प्रयास करूं तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर पी ऑफ ए बाई बी लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ occurrence of A given that B has occurred। okay, given that B has occurred, जस्ट टर्मिनोलॉजी आपको भाई समझना होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या होता है, बी यहाँ पे अकर कर रहा है। ओके, ये गिवन है, उसके अंदर मुझे ए को क्या कराना है, अकर कराना है। जो ये सबसे ज्यादा सिंपल मुझे लगता है कि पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी। ओके, यानी कि बी यहाँ पे अकर कर रहा है, उसके अंदर मुझे ए को अकर कराना है। ओके, तो थोड़ा सा और समझने का अगर हम प्रयास करें तो देखिए यहाँ पे बी तो अकर ही कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको ग्राफिकल वे में यानी कि वेन डायग्राम से समझने का प्रयास करूं तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। बी यहाँ पे ऑलरेडी अकर कर रहा है। जैसे ही मैं ये सैंपल स्पेस मान लिया, इस पूरे सैंपल के स्पेस के अंदर मैंने दो इवेंट्स को डिक्लेयर कर दिया, दिस इज द इवेंट बी एंड दिस इज द इवेंट ए। ओके, अगर मैं इसको इवेंट बी मान लिया और इसको इवेंट ए मान लिया तो बी ऑलरेडी इसमें हो रहा है। ओके, बी ऑलरेडी अकर कर रहा है तो बी को मैंने पूरा अकर करा दिया, दिस इज द अकरेंस ऑफ इवेंट बी। ओके, बी ऑलरेडी अकर कर रहा है तो ऐसा हम मान लिए कि बी यहाँ पे अकर कर रहा है, बी के अंदर मुझे ए को कराना है, दैट मीन्स कि इस इवेंट को कराना है। ओके, तो इस इवेंट को कराना है तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि बी अकर कर रहा है, बी के अंदर मुझे ए को कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पी ऑफ ए ऑब्लिक बी। इसका मतलब ही होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी। अब देखिए अगर बी अकर कर रहा है, बी के अंदर ए कराना है, तो जो सिंपल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है पी ऑफ ई का मतलब क्या होता है, एन ऑफ ई अपॉन क्या होता है, एन एस, की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई बहुत बेसिक थ्योरी है। अकरेंस ऑफ इवेंट ई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। तो अब देखिए यहाँ पे बी अकर कर रहा है, बी के अंदर ए कराना है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी, क्योंकि बी टोटल है, उसके अंदर फेवरेबल क्या है, उसके अंदर अगर हम फेवरेबल की बात करें तो उसके अंदर फेवरेबल हमारा ये है कि ए इंटरसेक्शन बी, इतना पोर्शन मुझे अकर कराना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी, दैट मीन्स कि पी ऑफ ए ऑब्लिक बी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द फेवरेबल इवेंट बिटवीन और इंटायर सैंपल स्पेस, और इंटायर सैंपल स्पेस क्या होगा, यहाँ पे बी होगा, क्योंकि बी के अंदर हम ए को करा रहे हैं तो डिजायर्ड हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, जबकि टोटल सैंपल स्पेस की बात करें तो नंबर ऑफ बी हो जाएगा। बहुत ही ऑब्वियस है, एकदम सिंपल है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर बेसिक थ्योरी आप अंडरस्टैंड करते हैं कि टोटल सैंपल स्पेस डिनोमिनेटर में रहता है, फेवरेबल इवेंट्स हमारा न्यूमिनेटर में रहता है, तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स क्या है, कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसी को हम क्या बोल लेंगे, यानी फेवरेबल इवेंट्स हो जाएगा हमारा। ओके, तो बहुत ही ऑब्वियस है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, इसको कैसे लिखेंगे, ए बाई बी को नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ बी, दैट मीन्स कि जो अकर कर रहा है, जो टोटल दिया है वो डिनोमिनेटर में रहेगा और जो फेवरेबल है वो हमारा ऊपर रहेगा। ओके,
तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बी अकर कर रहा होता है, बी के अंदर ए को मुझे अकर कराना होता है। ओके, तो क्वेश्चंस लिखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन। तो एक बार और मैं क्लियर कर दूं कि ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यहाँ पे बन के आ गया कि P ऑफ A ऑब्लिक B का मतलब B अकर कर रहा है, B के अंदर मुझे A को कराना है, तो नंबर ऑफ B जो हो जाएगा टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा, और नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B जो हो जाएगा वो जो इवेंट B के अंदर मुझे A को कराना है। ओके, दैट्स कॉल्ड द फेवरेबल इवेंट्स। तो इस हिसाब से अगर मैं कोई भी प्रोबेबिलिटी अगर हम कंडीशनल के अंदर निकालेंगे तो हमें दो चीजें ऑब्टेन करना होगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी और नंबर ऑफ बी, तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस लिखेंगे क्लियर हो जाएगा। आउट ऑफ ए सेट, ओके, आउट ऑफ ए सेट गिवन, एक सेट गिवन है, उस सेट में कुछ वैल्यूज दी गई हैं 1 2 3 4 अप टू 21 22। ओके, 22 वैल्यूज गिवन, a number is selected, a number is selected, एक नंबर को सेलेक्ट किया जाता है, find probability that, find probability that its even number, its even number, given that, given that it's greater than 15, it's ग्रेटर देन 15। ओके, अब देखिए पहले आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि ये कंडीशनल है कि नहीं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, गिवन क्या है, अगर मैं गिवन की बात करूं, गिवन दैट इट्स ग्रेटर देन 15, यानी कि ये गिवन है कि नंबर 15 से बड़ा है, ये कंडीशन गिवन है, और इसमें मुझे कराना क्या है कि जो नंबर आए ग्रेटर देन 15 वो कैसा होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए, एक नंबर मुझे सेलेक्ट करना है। ओके, नंबर इज सेलेक्टेड, ये हमें निकालना है, यानी कि अगर मैं इवेंट्स को यहाँ पे डिक्लेयर करना स्टार्ट करूं, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि लेट इवेंट ए, इवेंट ए को हम ऐसा मान लें कि नंबर इज ग्रेटर देन इवन। ओके, नंबर इज ग्रेटर देन इवन, ग्रेटर देन इवन, या ऐसा मान लें नंबर इज इवन, ग्रेटर अभी नहीं लिखेंगे, नंबर इज इवन। ओके, ऐसा मैं मान ले रहा हूं कि नंबर इज इवन, हमने इवेंट ए डिक्लेयर कर लिया कि वो नंबर कैसा होगा, इवन। अगर बी इवेंट्स की बात करूं तो ऐसा मान लेंगे कि नंबर इज ग्रेटर देन 15। ओके, नंबर इज ग्रेटर देन 15। ओके, अब देखिए अभी जो मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने लिखा था कि P ऑफ A ऑब्लिक B, तो डिनोमिनेटर में आया था N ऑफ B और न्यूमिनेटर में आया था N ऑफ A इंटरसेक्शन B। दैट मीन्स कि जो इवेंट्स हो रहा होता है वो कहाँ पे रहेगा, टोटल सैंपल स्पेस डिनोमिनेटर में होता है। ओके, टोटल सैंपल स्पेस हमारा डिनोमिनेटर में होता था, और जो कॉमन पोर्शन था वो कहां पे था, न्यूमिनेटर में। तो अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी, ए को कराना है, तो बी यहां पे अकर कर रहा है कि नंबर ग्रेटर देन 15 है, ये मुझे बोला गया है, उसके अंदर वो नंबर मुझे सेलेक्ट करके दिखाओ कि वो जो ग्रेटर देन 15 होगा वो इवन भी होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है। तो इसका मतलब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, नंबर इज ग्रेटर देन 15 तो होगा, एंड और क्या होगा, इवन नंबर होना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही हुआ। तो एंड नंबर इज ग्रेटर देन 15, एंड क्या होगा, एंड इवन नंबर, एंड इवन नंबर। तो कंडीशन हमारा ये है कि वो 15 से बड़ा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि नंबर इज ग्रेटर देन 15 एंड इवन ऑल्सो। तो अब इन्हीं डेटास को मुझे क्या करना है, कलेक्ट करना है। अगर मैं ए को यहाँ पे डिक्लेयर करना स्टार्ट करूं तो नंबर इज इवन, इवन नंबर को अगर मैं सेलेक्ट करना स्टार्ट करूं तो कितना आ जाएगा, 2 4 6 8 10। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैं क्वेश्चंस को समझने का यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ। अगर बी इवेंट्स को यहाँ पे डिक्लेयर करना स्टार्ट करें, नंबर इज ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन 15 में कितना आ जाएगा, 16 17 18 19 20 21 22। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बी मुझे रिक्वायरमेंट होता है, तो नंबर ऑफ बी को अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितना आ गया, 7, क्योंकि ये डेटा मुझे कंडीशनल में रिक्वायरमेंट होता है, ये मैंने कर लिया। ओके, अब यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करें, ए इंटरसेक्शन बी में क्या आता है
कि नंबर इज इवन एज वेल एज द ग्रेटर देन 15। तो इवन तो ये है और ग्रेटर देन 15 भी है, ग्रेटर देन क्या है 15 भी है, तो क्या क्या आ जाएगा 16, 18, 20 और 22। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें ये भी रिक्वायरमेंट होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम लोग देखें कितना आ जाएगा 4। दिस इज ऑल्सो ए रिक्वायर्ड डेटा। तो इसको भी हमने कलेक्ट कर लिया। ओके, इसको भी हमने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। ओके, अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखें। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं P ऑफ A बाई बी, P ऑफ A बाई बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट B। दैट मीन्स कि B अकर कर रहा है कि नंबर ग्रेटर देन क्या होगा 15 होगा, और उसमें ये मुझे दिखाना है कि वो नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ B और नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को भी हमने कैलकुलेट कर रखा है, वो कितना आ गया 4 और नीचे कितना आ जाएगा 7। दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की बात करें तो 4/7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर वो ग्रेटर देन 15 भी होगा और कैसा होगा, इवन भी होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना आएगी 4/7। दिस विल द आंसर। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, आपको बस ये समझना होगा कि किस तरीके से मुझे क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करना है। और एक कंडीशन इसमें ऑलरेडी क्या होता है, गिवन होता है। कंडीशन क्या गिवन था कि नंबर इज ग्रेटर देन 15, ये गिवन है। उसके अंदर मुझे क्या कराना है कि वो इवन भी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस को इंटरप्रेट करेंगे। और मिक्स फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आता है, जब भी एग्जाम पूछता है जेई वगैरह, वो सिर्फ कंडीशनल को नहीं डालता है, उसमें बहुत सारे कंडीशंस और बहुत सारे बेसिक और कंजुगेट वगैरह, कॉम्प्लीमेंट वगैरह, वो सारे इसमें कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, अभी के लिए तो पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, आगे बढ़ें। तो एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे क्लियरिटी आएगी कि किस तरीके से क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ओके, ओके फाइन, राइट डाउन अ क्वेश्चन। In a throw a pair of dice, in a throw of pair of dice, find probability of getting even number on first dice. If sum of two outcomes on dice is 8, अब देखिए कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे कि इसमें देखिए एक कंडीशन गिवन होता है। तो कंडीशन क्या है कि सम ऑफ टू आउटकम्स ऑन डाइस इज 8। ओके, दिस इज द इवेंट बी, इसको हम क्या मानेंगे, इवेंट बी मानेंगे। और जो मुझे निकालना है कि उसमें फर्स्ट डाइस पे कैसा आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, तो इसको हम इवेंट ए को डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो इवेंट ए क्या लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे इवेंट किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे वो मैंने बताया कि एक कंडीशन इसमें गिवन होता है कि जैसे सम ऑफ टू आउटकम्स कितना दिया है, 8 दिया है, तो वो हमारा इवेंट बी हो जाएगा और जो निकालना होगा उसको इवेंट ए मानेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम इवेंट ए की बात करें, गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, वो क्या होगा, गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस पे मुझे क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, ये है। अगर बी को हम डिक्लेयर करें तो बी हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू आउटकम्स 8। ओके, सम ऑफ टू आउटकम्स इज 8। दैट मीन्स कि फर्स्ट डाइस पे जो आए और सेकंड डाइस पे जो आए उनका सम अगर किया जाए तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ओके, दो इवेंट्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब थोड़ा सा अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं यहाँ पे, तो टू डाइस को यहाँ पे थ्रो किया जा रहा है। तो अगर मैं ए को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूं, गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, इवन नंबर फर्स्ट डाइस में आने के लिए कितने केसेस बनेंगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे। 2 आ गया और इस पे 1 आ गया। ओके, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया। ओके,
2 आ गया 5, 2 आ गया 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे अगर हम लोग देखें तो अगला केस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 2 ओके। फिर से क्या आ जाएगा 4 3 4 4 आ जाएगा, 4 5 4 6 ओके। तो सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट डाइस में 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ओके, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6 ओके। अब समझिएगा अगर जो भी यहाँ पे कहा गया कि गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस में इवन नंबर इतने तरीके से आ सकता है। अगर मैं कोई भी दो डाइस को थ्रो करता हूं तो दोनों डाइस में अलग अलग कुछ ना कुछ डिस्प्ले होगा। तो फर्स्ट डाइस में इवन आना चाहिए। उसके केसेस की अगर हम बात करें तो इस तरीके से फर्स्ट डाइस में इवन नंबर दिख रहा है ओके। और सेकंड में कुछ भी आ रहा है, इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, डजंट मैटर। हमने अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, मैंने जैसा लिखा था इवेंट वैसा मैंने लिख दिया। अगर मैं बी की बात करूं तो बी हमारा ये कहता है कि सम ऑफ टू आउटकम्स 8 आना चाहिए। सम ऑफ टू आउटकम्स क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यानी कि जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसमें उन दोनों नंबर्स के जो आउटपुट्स हैं, यानी कि दोनों डाइस के, उनको सम किया जाए तो 8 आएगा। तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले डाइस में 2 आए, 6 आए दूसरे में ओके। उसके बाद ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले में 4 आए, दूसरे में 4 आए ओके। ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले में 6 आए, दूसरे में 2 आए, ऐसा भी हो सकता है ओके। और क्या हो सकता है केसेस, अगर मैं और केसेस की बात करूं तो पहले में 3 आए, दूसरे में 5 आ जाए, पहले में 5 आए, दूसरे में 3 आ जाए ओके। कितना हुए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 5 हुए ओके। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो बस इतने केसेस बनेंगे। यानी कि अच्छा, अगर मैंने बी को कंडीशन माना है, ये कंडीशन है हमारा, अगर ये कंडीशन है तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो आउट का इसको हम नंबर ऑफ बी रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में होता है। तो नंबर ऑफ बी की यहाँ पे हम बात करें तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सम ऑफ 8 आने की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ये 5 केसेस होंगे, ओनली 5 केसेस। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसको मैंने लिख लिया। अब अगर इंटरसेक्शन की बात करें, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी भी रिक्वायरमेंट होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट डाइस में इवन नंबर आना चाहिए और सम क्या होना चाहिए, 8 भी होना चाहिए। तो यहां पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो क्या हो जाएगा कि ऑन फर्स्ट डाइस इवन नंबर, ऑन फर्स्ट डाइस इवन नंबर एंड सम ऑफ आउटकम्स कितना आना चाहिए, 8। कितना आना चाहिए, 8। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी को यहां पे डिक्लेयर करना स्टार्ट करूं तो देखिए इवन नंबर और 8 की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये केस एक होगा, ये केस होगा, ये केस होगा ओके। इन दोनों को डिस्कार्ड करेंगे। क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट डाइस में 3 आया है, 3 इज नॉट इवन केस ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सिर्फ इसमें कौन कौन आ रहा है, इसमें अगर हम लोग देखें 2 और 6 आ रहा है ओके, 2 और 6, 4 एंड 4 एंड 6 एंड 2। और ये भी हम देख पा रहे हैं कि इनको ऐड करने पर इनका सम भी 8 आ रहा है। और फर्स्ट डाइस में यहाँ पे अपीयर भी क्या हो रहा है, इवन नंबर अपीयर हो रहा है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा, 3। ऑब्वियस है और बेसिक है। तो इस हिसाब से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी, दैट मीन्स कि पी ऑफ ए ऑब्लिक बी लिखने का यहाँ पे प्रयास करूं तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बी, दिस इज द टोटल सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो वो कितना है, 3। और नंबर ऑफ बी की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ बी यहां पे मैंने निकाल रखा है 5 ओके। तो कितना आ जाएगा, पी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो 3/5 आ जाएगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अगर मैं इसको कहने का प्रयास करूं तो ऐसा कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी, इवेंट बी अकर कर रहा है। इवेंट बी क्या है, इवेंट बी ये है हमारा कि उसमें सम ऑफ कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और मुझे कराना क्या था, इवेंट ए कराना था। और इवेंट ए क्या है कि इवन नंबर आना चाहिए, फर्स्ट डाइस में अपीयर होना चाहिए। दिस विल द आंसर ओके। तो हमें क्या करना है, पेशेंस बना के पहले इवेंट्स को डिक्लेयर करना होता है। इवेंट्स को डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, बारीकी से जो भी इस पे रहता है उन चीजों को नोट करेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है डिफिकल्ट ओके। आगे अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम सीख सकते हैं। जैसा कि नोट करके लिखेंगे, थियरी का पोर्शन है ये। हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी का आंसर आता है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या आता है, नंबर ऑफ बी ओके। ये ऑब्वियस है। अगर मैं इसमें क्या करूं, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन से डिवाइड कर दूं तो मैं अगर एक लाइन यहाँ पे लिखूं, डिवाइड बाई
NS टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को NS से अगर हम डिवाइड कर दे तो यहां पे क्या आ जाएगा, P ऑफ A ऑब्लिक B, इसका आंसर आ जाएगा N ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या लिखेंगे NS अपॉन N ऑफ B अपॉन क्या लिखेंगे NS, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम से अगर हम लोग देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E ये क्या होता है, PE इक्वल टू क्या होता है, NE अपॉन क्या होता है NS होता है, NE अपॉन क्या होता है NS होता है। इस थ्योरी को अगर हम यहाँ पे यूज करें तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स कितना हो गया, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, टोटल NS है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। दैट मीन्स कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, दैट मीन्स कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ओके, बहुत ही ऑब्वियस है, इसको हमने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ये एक अलग से रिजल्ट आ गया कि अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में हमें गिवन है इंफॉर्मेशन तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में भी हम आंसर निकाल सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B को मैं लिख सकता हूं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P ऑफ A बाई B इनटू क्या लिखेंगे, P ऑफ B। ओके, तो ये दो रिजल्ट्स यहाँ पे निकल के आया। अच्छा, MCQ में भी ये पूछा जाता है ये रिलेशनशिप इस तरीके से, हालांकि मैंने कम्युनिटी टैब में डाल रखा है, तो ये दो रिलेशनशिप यहाँ पे निकल के आए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी आगे आएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। ओके, राइट डाउन क्वेश्चन। गिवन प्रोबेबिलिटी दैट given probability that a student passes in maths, a student passes in maths 0.8 and passes in physics 0.3 and passes in both (0.15). Find probability that a student passes in physics given that he passes in maths। अब देखिए इसको समझिए, यहां पे मैंने क्या बोला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन गिवन होता है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा जाता है। तो इसमें गिवन क्या है कि वो मैथ्स में पास होता है, वो मैथ्स में पास होता है, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो कि वो फिजिक्स में भी पास होगा, वो फिजिक्स में भी पास होगा। दैट मीन्स कि अगर मैं कुछ इवेंट्स को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूं, जैसे M इवेंट को हमने मान लिया कि पासेस इन मैथ्स। ओके, पासेस इन मैथ्स या पास इन मैथ्स, पास इन मैथ्स की हमने एक इवेंट डिक्लेयर कर लिया, और P को मैं यहाँ पे मान ले रहा हूं कि पास इन फिजिक्स। ओके, पास इन फिजिक्स, फिजिक्स में पास होने की हमने इवेंट्स ये डिक्लेयर कर लिया। ओके, तो मुझे रिक्वायर्ड यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वो फिजिक्स में पास हो, दैट मीन्स कि P ऊपर रहेगा, जबकि मैथ्स में वो क्या है, पास है। वो फिजिक्स में पास हो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए, जबकि वो मैथ्स में पास हो, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी, वो होता है क्या, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या होता है, एन बी। तो बी यहाँ पे अकर कर रहा होता है जो कि गिवन होता है, और हमें क्या करना है, ए की प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करना होता है अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट बी। तो यहाँ पे मैथ्स में वो पास हो रहा है। ओके, मैथ्स में वो पास हो रहा है, तो मुझे फिजिक्स में चाहिए पास होने की,
तो फिजिक्स को कहां लिखेंगे, फिजिक्स को न्यूमरेटर में लिखेंगे। ओके, तो इसलिए ऐसा है, अगर वो ऐसा पूछता कि वो मैथ्स में पास हो और फिजिक्स में पास है, ये गिवन है, तो क्या हो जाता है, m/p हो जाता। बहुत ही क्लियर है। तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा किसको क्या मानना है। तो दो इवेंट्स को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। अब अगर मैं आंसर को लिखना स्टार्ट करूं तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कि प्रोबेबिलिटी इन मैथ्स में पास होने की कितना है 0.8, प्रोबेबिलिटी इन फिजिक्स में पास होने की कितना है 0.3, प्रोबेबिलिटी मैथ और फिजिक्स दोनों में पास होने की, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ m इंटरसेक्शन p वो कितना है 0.15, 0.15। ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है, ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। जो ऊपर अभी मैंने फार्मूले को रीमॉडिफाई किया, ये इसको रीमॉडिफाई करने का सिर्फ यही मोटो था कि जब प्रोबेबिलिटी के फॉर्मेट में आंसर दिया रहेगा तो मैं किस तरीके से करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस आएगी। तो हमें ये पूरा इंफॉर्मेशन गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वो फिजिक्स में पास हो अंडर द पास इन मैथ। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ p इंटरसेक्शन m, ये लिखेंगे। अपॉन में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ m, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है m है, मैथ्स में वो पास है। तो p और m में पास होने की प्रोबेबिलिटी हमें क्या है, गिवन है। कितना गिवन है 0.15। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा 0.15, और यहाँ पे मैथ्स में पास होने कितना है 0.8। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 15/80। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 3 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। दैट मीन्स कि वो फिजिक्स में पास हो, वो फिजिक्स में पास हो अंडर द पास इन मैथ्स, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा 3/16। दिस विल द आंसर। ओके, तो आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि किस तरीके से किसको क्या मानेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस यू कैन इम्प्रूव इट। ओके, प्रैक्टिस से ही ये इम्प्रूव होगा, बाकी कोई तरीका नहीं है। ओके, तो आज के एक लास्ट नोट की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद मैं इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा जैसे ये फिनिश होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ढेर सारे वैरायटी आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक्स को मिक्स करके आता है। तो पहले हम इंडिविजुअल समझने का प्रयास इसीलिए कर रहे हैं कि पहले हम कंडीशनल को तो समझ लें, किस तरीके से कंडीशन गिवन होता है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन गिवन होता है, किस तरीके से इसको निकालते हैं। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं एज ए नोट यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो नोट के फॉर्मेट में इसको लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b को अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑब्वियस है क्या लिखेंगे, p ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में क्या लिखेंगे p ऑफ b, जो नीचे के साइड रहेगा, जो ऑलरेडी अकर कर रहा होता है उसको नीचे रखेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b ये कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b इंटू क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं उल्टा कर दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट b अंडर द अकरेंस ऑफ a, तो क्या हो जाएगा p ऑफ b इंटरसेक्शन a। ओके, अपॉन में क्या हो जाएगा p ऑफ, अब a हो जाएगा क्योंकि a यहाँ पे अकर कर रहा है, अभी उसमें b अकर कर रहा था, इसमें क्या अकर कर रहा है, a अकर कर रहा है, और मुझे b के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अब अगर मैं देखूं तो यहां पे कि p ऑफ a इंटरसेक्शन b ये इक्वल होगा किसके, p ऑफ b इंटरसेक्शन a। बहुत ही ऑब्वियस है, जो दोनों में कॉमन है इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं, तो a का b में इंटरसेक्शन ले या b का a में इंटरसेक्शन ले, दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि p ऑफ b ऑब्लिक a, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट b अंडर द अकरेंस ऑफ इवेंट a, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं a इंटरसेक्शन b अपॉन में क्या लिखेंगे, p ऑफ a लिखेंगे। अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a इनटू क्या लिखेंगे, p ऑफ a। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 यहां पे प्लेस कर दूं तो इक्वेशन 1 और 2 को आप गौर से देखिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 2 पे अगर हम गौर करें तो ये भी देखिए सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन दोनों गिवन है। तो एक लाइन में अगर हम दोनों को मिला के लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b को मैं लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर a से अगर हम बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a ऑब्लिक b, p ऑफ a ऑब्लिक b, और यहां पे मल्टीप्लाई करें क्या करेंगे, p ऑफ b, और ये इक्वल होगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a, और इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, p ऑफ a का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रिलेशनशिप भी काफी जगह एमसीक्यू में पूछा जाता है और डायरेक्ट भी इस पे क्वेश्चन आते हैं, मैं कराऊंगा आगे।
तो उम्मीद करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है या किस तरीके से कंडीशंस को अप्लाई करना है, किस तरीके से यूज करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे हम बात करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, जिसमें टोटली हम एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, क्योंकि एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव के बिना टोटल प्रोबेबिलिटी हम नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए बार बार मैं कह रहा था कि एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, वो टोटल प्रोबेबिलिटी में यूज करके पूछा जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स की लिंक को प्रोवाइड कर देता हूं, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी की। जैसे ही थियोरी पोर्शन खत्म होगा, फिर हम अच्छे क्वेश्चंस भी कराएंगे जो कि IIT JEE CET और बोर्ड में भी आए हुए होते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स लगे हैं, आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टोटल प्रोबेबिलिटी की उसमें हम बात करेंगे, उसके बाद बेस थ्योरम की बात करेंगे, टोटल उसके बाद प्रोबेबिलिटी का जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।